हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ हार्ड वर्क। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। फर्स्ट मैराथन में हमने पहले 4 पॉइंट्स को कवर किया। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। सेकंड पॉइंट प्रिंसिपल्स, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस। और आज हम इन 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले जानते कि कोग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। तो कोग्निशन में आपका वो सब कुछ आता है जो आपके दिमाग से रिलेटेड है। आपका परसेप्शन, आपके विचार करने की प्रक्रिया, ये सब आपका कोग्निशन में आता है। अब पियाजे ने एक इम्पोर्टेंट टर्म दी है, वो है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि जानकारी को व्यवस्थित रखता है और उसकी व्याख्या करने में मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक बच्चे को पता चलता है कि एक पक्षी के पंख होते हैं, पैर होते हैं, पंजे होते हैं, तो उसने अब क्या कर लिया, उसके दिमाग में एक स्कीमा तैयार हो गया। किसके बारे में? बर्ड के बारे में। अब स्कीमा की भी स्टेजेस हैं। सबसे पहली है असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या होता है? इसमें बच्चे में पहले से जो जानकारी मौजूद है, जो स्कीमा मौजूद है, उसमें अब वो नई जानकारी को डालता है। इसे हम बोलते हैं असिमिलेशन, हिंदी में आत्मसातकरण। नेक्स्ट है अकोमोडेशन, समायोजन। बच्चे में पहले से जो स्कीमा मौजूद है, अब उसमें किसी नई जानकारी के संबंध में कुछ चेंजेस लाए जाएंगे। तो एक वर्ड ध्यान में रखना आपको, बस मोडिफिकेशन। अगर ये आपको स्टेटमेंट में मिल जाए तो क्या आएगा? अकोमोडेशन आएगा। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब बच्चा 4 पैर वाले जानवर को देखता है तो उसे लगता है कि डॉग है। ये उसने किस में किया? असिमिलेशन में किया। उसने ये जानकारी ले ली कि जो भी 4 पैर वाला जानवर है वो डॉग है। लेकिन अब अकोमोडेशन में क्या होगा? उसमें मॉडिफिकेशन किया जाएगा। उसको बताया जाएगा नहीं, हर 4 पैर वाला जानवर जो होता है वो डॉग नहीं होता, वो कोई और एनिमल भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये अकोमोडेशन है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। उसके पास पहले से जो जानकारी मौजूद है और जो नई जानकारी वो ग्रहण कर रहा है, उसके बीच में जब वो बैलेंस बना पाता है तो इक्विलिब्रियम। और अगर उसके बीच में वो बैलेंस नहीं बना पाता है तो उसको बोलेंगे डिसइक्विलिब्रियम। जैसे बच्चा अभी भी गाय को देखकर उसे डॉग बोल रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके 4 पैर हैं तो वो डॉग है। तो ये क्या है? ये डिसइक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशन। जब असिमिलेशन और अकोमोडेशन में बैलेंस बनाया जाता है तब उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण। और अडाप्टेशन क्या होता है? बच्चे जब भी किसी नई सिचुएशन में खुद को ढाल लेते तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अडाप्टेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि बच्चे को भूख लगने पर वो क्या करेगा? वो रोएगा। नेक्स्ट है, अब आती है स्टेजेस की, इस थ्योरी की स्टेजेस। 4 स्टेजेस हैं जिसे आप याद रखेंगे, SPCF से। सबसे पहली है सेंसरी मोटर स्टेज। नाम से ही पता चल रहा है सेंसेस। मेन क्या है इसमें? सेंसेस है। बच्चा सेंसेस से सीखता है। और एक बात, पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है? लिटिल साइंटिस्ट कहा है। अब इस स्टेज की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो वो प्रतिवर्त क्रियाओं में समन्वय बना लेता है, जैसे कि पलके झपकना है, अंगूठा चूसना है, इन सब में वो एक समन्वय बना लेता है। नेक्स्ट है, इस अवस्था की सबसे मेन जो विशेषता है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसे हिंदी में वस्तु स्थायित्व कहते हैं। ये क्या होती है? मान लो आपने बच्चे को एक टॉय दे रखा है, आपने उसे वापस ले लिया और पीछे छुपा लिया। तो अब इस स्टेज के एंड तक बच्चे को पता होगा कि खिलौना तो है, अभी भी है, लेकिन बस वो आपसे छुपा लिया गया है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस ये होता है। नेक्स्ट है अनुकरण। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? इमिटेशन करता है। इमिटेशन मतलब बच्चा आपकी नकल करता है। इमिटेशन आगे की स्टेज में भी जारी रहता है, लेकिन अगली स्टेज में वो बोलकर भी आपका इमिटेशन कर सकता है। अब जो अगली स्टेज है पी से, वो है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्री कॉन्सेप्शनल, प्री कॉन्सेप्चुअल, पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि, जो कि 2 से 4 वर्ष की अवस्था। और जो दूसरा पार्ट इसका किया गया है वो है इंट्यूशन, इंट्यूशन पीरियड। अब इन दोनों पार्ट्स के बारे में समझते हैं।
ये वाली जो अवस्था है इसको हम बोलते हैं टॉय एज भी। अब इसकी विशेषताएं क्या है? इमिटेशन मैंने आपको बता दिया, इसमें भी जारी रहता है। अगला है सिंबॉलिक प्ले। वो ना प्रतीक बना बना कर, सिंबल्स बना बना कर खेलता है। जैसे कि उसने गुड़िया को टीचर बना दिया या फिर डोल को उसने डॉक्टर बना दिया, तो सिंबल्स बना लेता वो अपने ही। सबसे मेन एक जो अगली विशेषता है वो है ईगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रिता। बच्चा सोचता वो जो कह रहा है, वो जो कर रहा है बस वही सही है, बाकी सब गलत है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, जो कि इसी से कुछ मिलता जुलता है, कि वो अपने ही कुछ तर्क बना लेता है जो कि उसे लगते हैं कि हाँ सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप समझे कि बारिश हो रही, तो वो उसने अगर अपना तर्क बना लिया कि बादल गुस्सा इसलिए बारिश हो रही है, तो वो उसे ही सही मानेगा, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट है जीववादी चिंतन, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है कि बच्चे को लगता है हर एक चीज़ में जीवन है। अगर वो रो रहा है, आपने बोल दिया कि ये लो मैंने धरती को मार दिया, तो उसे लगेगा कि हाँ सच में धरती को दर्द हुआ होगा, क्योंकि उसे लगता है कि हर एक चीज़ में जीवन है। इसी को बोलते हैं जीववादी चिंतन, एनिमिज्म। अगला जो इसी का पार्ट है वो है इंट्यूशन पीरियड। प्री ऑपरेशनल स्टेज को ही दो भागों में बांटा गया है, प्री कॉन्सेप्चुअल और इंट्यूशन। इंट्यूशन में क्या होता है, इसमें क्रमबद्धता नहीं आ पाती और जो अगली अवस्थाएं हैं उनकी विशेषताएं भी यहाँ पर पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होती हैं। अब जो अगली स्टेज है वो है सी से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, प्री गैंग एज भी इसको बोलते हैं। विशेषताएं क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग, जो कि उदाहरण से परिभाषा की तरफ है, एग्जाम्पल टू रूल की तरफ इसमें जाया जाता है। नेक्स्ट है चिंतन में नमनीयता। अब उसके जो विचार होंगे वो रिजिड नहीं होंगे, वो कुछ अलग भी सोच सकता है आपसे। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। तो कॉन्क्रीट इस स्टेज का नाम है और सी से है कंजर्वेशन, तो ये विशेषता आपको ध्यान में रखनी है। सीरिएशन भी आता है और विचारों का परिवर्तन भी इसी स्टेज में, प्रतिवर्तन भी इसी स्टेज में आता है। कंजर्वेशन क्या होता है कि आपने दो बर्तन रखे हैं, दोनों का बस आकार अलग है, आपने उसमें सेम क्वांटिटी में कोई चीज़ डाली है, लेकिन उसे लगता है कि जो लंबा बर्तन है ना उसमें ज़्यादा है। तो ये चीज़ इस स्टेज के एंड तक आते आते ख़त्म हो जाती है, उसे पता चल जाता है कि हाँ दोनों में बराबर है। अब जो अगली स्टेज आती है वो है एफ से फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि 11 से 15 वर्ष की अवस्था है, जहाँ से किशोर अवस्था भी शुरू हो जाती है। इसे गैंग एज भी बोल सकते हैं। 12 वर्ष से किशोर अवस्था शुरू हो जाती है। इसमें क्या क्या आता है? उसमें क्या था? कॉन्क्रीट थिंकिंग थी। बच्चे के सामने अगर कोई चीज़ है तो उसे बस वही समझ में आती है। यहाँ पर वो कुछ ऐसी चीज़ों पर भी विचार कर सकता है जो उसके सामने नहीं है, जिसे हम बोलेंगे क्या? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अगला है परिकल्पनात्मक तर्कणा। इसमें क्या तो किसी भी प्रश्न का एक संभावित उत्तर दे सकता है। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी उसमें आ जाती है। अब इस थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? सबसे पहला तो पाठ्यक्रम पर ही लागू होता है कि स्कूल का जो भी पाठ्यक्रम है वो बच्चे की लेवल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। एक्टिविटीज़ वो आप स्टेजेस के अकॉर्डिंग करवाओ कि बच्चा जिस स्टेज में है, अगर वो सेंसरी मोटर स्टेज में है तो वो सेंसेस के अकॉर्डिंग सीखे, ऐसी एक्टिविटी करवाओ। अगर वो फॉर्मल ऑपरेशनल में है तो ऐसी एक्टिविटीज़ करवाओ जिसमें वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाए। तो स्टेजेस के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ आपको चूज़ करनी है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें बच्चा सेंटर में रहे, बच्चे के अकॉर्डिंग आप अपनी सारी टेक्निक्स मेथड्स अपनाओ। और संज्ञानात्मक योग्यताएं, उन्हीं के अनुसार आपको अपने सारे मेथड्स यूज़ करने हैं। तो अब आती है अगली थ्योरी, कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। किस पर है ये थ्योरी? मोरल डेवलपमेंट पर है। मोरल डेवलपमेंट यही होता है कि आपको ये समझ में आ जाए कि सही क्या है, गलत क्या है। और अब मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है इसमें इन्होंने दिए हैं 3 लेवल। याद रखना 3 लेवल दिए हैं और स्टेजेस दी हैं 6, क्योंकि हर एक लेवल पर 2 स्टेजेस इन्होंने दिए हैं। इसमें बच्चे भी बहुत कंफ्यूज होते, तो आपको ध्यान में रखना लेवल 3 है, स्टेजेस 6 हैं। अब बात कर लेते हैं हिंस डिलेमा की। इसमें एक हिंस डिलेमा है। हिंस एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी बीमार थी और उसे ठीक करने के लिए जो दवाई मिल रही थी वो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी। अब उसके पास 2 रास्ते बचते हैं कि या तो वो उस दवाई को चोरी कर ले या फिर वो उसके लिए ज़्यादा पैसा कमाए जिससे वो उस दवाई को खरीद सके, क्योंकि वो दवाई उसे बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी। तो अब इसके लेवल्स और स्टेजेस को जान लेते हैं। सबसे पहला जो लेवल है वो है पूर्व रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर, प्री कन्वेंशनल। अब इसमें जो पहली स्टेज आती है
वो है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बच्चा जो भी करेगा वो पनिशमेंट के डर से करेगा कि हाँ मेरे को पनिशमेंट मिल जाएगी। अगर हिंस के डिलेमा को आप जोड़ेंगे इस स्टेज से तो कैसे देखना है कि अगर वो चोरी नहीं करता तो क्या होता, उसकी पत्नी मर जाती और उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसमें आपको लगेगा कि हाँ उसने जो किया ना वो बिल्कुल ठीक किया चोरी करके। लेकिन अगर आप इसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखोगे तो किसकी बात आ जाएगी, पनिशमेंट की बात आ जाएगी कि नहीं उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे क्या होगा, उसे दंड मिलेगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो ऐसे ही हर स्टेज पे आप इस हिंस के डिलेमा को कनेक्ट कर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। इसमें टिट फॉर टैट वाली भावना रहती कि बच्चे में ये रहता कि आज मैंने तुम्हें खाना खिलाया तो कल तुम मुझे खिलाओगे, आज मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो तुम कल मेरे लिए वो करोगे। टिट फॉर टैट, ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो लेवल आता है वो है कन्वेंशनल। याद रखना सबसे पहले प्री कन्वेंशनल, बीच में कन्वेंशनल और इससे आगे आएगा पोस्ट कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल में कौन सी दो स्टेजेस हैं, गुड बॉय गुड गर्ल। इसमें बच्चा जो भी करेगा वो बस गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के लिए करेगा, दैट्स इट। अब इसमें जो अगली स्टेज आती है इसी लेवल में वो है सामाजिक क्रम संपोषित। सामाजिक, सोसाइटी, यहाँ पर सोसाइटी के रूल्स की बात आ जाती है कि हाँ सोसाइटी के अगर कुछ रूल्स बने हैं तो सबके भले के लिए बने हैं और सबको उनका पालन करना पड़ेगा। अब आता है अगला लेवल, वो है पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें दो स्टेजेस आती है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। अब इसमें बच्चा व्यक्तिगत अधिकारों, अपने नियमों, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करता है। और नेक्स्ट है आखिरी स्टेज, वो है सार्वभौमिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें उसमें कुछ मतलब वो अंतर आत्मा को मानने वाली बात आ जाती है। वो अपने आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करता है, वो मानवता को ध्यान में रखता है। अब इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ आप जो भी कराएंगे उसमें सहयोग की भावना विकसित होनी चाहिए। दूसरा, आप जो भी उससे व्यवहार चाहते हो, क्योंकि मोरल डेवलपमेंट है तो किससे रिलेटेड है, वो आपके बिहेवियर से ही रिलेटेड है। तो जो भी आप उससे बिहेवियर चाहते हो उसके लिए आपको उसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने होंगे कि हाँ मैं आपसे ये चाहता हूँ या ये व्यवहार मैं चाहता हूँ। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन है, आप जो भी उससे एक्टिविटीज़ करवाएं, क्योंकि थ्योरी ही मोरल डेवलपमेंट की है तो उसमें क्या होना चाहिए, नैतिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। और नियम बनाने को प्रेरणा, आप उसको मोटिवेट करें कि वो खुद के रूल्स बना सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको रिजिड होना है कि जो रूल्स आपने बना दिए बस वही अंतिम सत्य है और उसे वो तोड़ नहीं सकता। नहीं, वो खुद के भी कुछ रूल्स क्रिएट कर सकता है। इस चीज़ के लिए आपको उसे इनकरेज करना है। नेक्स्ट है वाइगोस्की सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निशन आपको पता ही है, मेंटल क्रियाएं होती हैं ये। और इस थ्योरी में आपको जो ध्यान में रखना है वो है SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। इन तीन चीज़ों पर वाइगोस्की ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है। तो इस थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में ये बात तुरंत आ जानी चाहिए, SCL, और इसी के अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर करना है। अब इन्होंने एक थ्योरी ऑफ इंटरनलाइजेशन भी दिया है। इसके अनुसार विकास सामाजिक वातावरण में होता है और बच्चा अपने आसपास जो भी देखता है, सुनता है, वहीं से वो भाषा को क्या कर लेता है, इंटरनलाइज कर लेता है, आंतरिकीकरण कर लेता है। नेक्स्ट जो टर्म उन्होंने दी वो है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। ZPD क्या होता है, एक होता है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, एक होता है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। एक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है कि जहाँ पर व्यक्ति वास्तव में खड़ा है। पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है जहाँ तक वो पहुँच सकता है या उसके पहुँचने की संभावना है किसी के सपोर्ट से। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, उसे हम बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो आपको एक वर्ड ध्यान में रखना है, या तो आपको स्टेटमेंट में मिलेगा गैप या तो मिलेगा डिफरेंस, उसी को ZPD बोला जाएगा। इन दोनों में से एक वर्ड डेफिनेटली आपको मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। नेक्स्ट जो टर्म इन्होंने दी है वो है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, बच्चे को आप सहायता प्रदान कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, यही है स्कैफोल्डिंग। सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। अब ये सपोर्ट आप दोगे कैसे, आप क्लूज़ दे सकते हो, रिमाइंडर्स दे सकते हो, इनकरेज कर सकते हो,
प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसके सामने रख सकते हैं, या फिर कोई हाफ सोल्व की हुई वर्कशीट आप उसे दे सकते हैं। तो ये सब क्या है? स्कैफोल्डिंग है। अब नेक्स्ट टर्म है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। नाम से ही पता चल रहा है कि वो व्यक्ति जिसे आपसे ज़्यादा नॉलेज है, जो आपको सिखा सकता है, जो आपको सपोर्ट कर सकता है। अब ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, टीचर्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ट्यूटर्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं। इसी को हम बोलेंगे MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। वाइगोस्की एंड लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के बारे में इनके क्या विचार है वो जान लेते हैं। तो इन्होंने भाषा को एक ग्रेटेस्ट टूल माना है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात समझा पाते हैं, दूसरों की बात समझ पाते हैं। इन्होंने 3 फॉर्म्स दी है लैंग्वेज की। सबसे पहली है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच क्या होती है कि ये एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से बात करने के लिए, फ्रॉम द एज ऑफ 2। नेक्स्ट जो फॉर्म दी है इन्होंने वो है प्राइवेट स्पीच। अपने आप से बच्चा बात करने लगता है फ्रॉम द एज ऑफ 3। और साइलेंट इनर स्पीच, अंतरात्मा के विचार, मतलब अंदर ही अंदर बात करता है, बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, अंदर ही अंदर, फ्रॉम द एज ऑफ 7 से स्टार्ट हो जाता है। अब इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस जान लेते हैं। तो कुछ टर्म्स का इस थ्योरी में आपको ध्यान रखना है, इससे आपको पता चल जाएगा इस थ्योरी में मेन है क्या। तो सबसे पहले है रेसिप्रोकल टीचिंग। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपको बस सिखा रहा है, दोनों तरफ से लर्निंग हो सकती है। आप भी सीख रहे हो, आप उसको सिखा भी रहे हो, तो टीचर बच्चे से सीख भी रहा होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग। और क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है? पीयर ट्यूटरिंग, आपके साथ जो पढ़ने वाले हैं वही आपको सिखा सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं आपस में। तो अब आता है डिफरेंस पियाजे और वाइगोस्की की थ्योरी में। सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि ट्रिक बताई थी मैंने, पी से पियाजे और वी से विचार। तो पियाजे पहले क्या बोलते हैं कि पहले विचार आता है, पहले थॉट आता है, लैंग्वेज बाद में डेवलप होती है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। जबकि वाइगोस्की क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पहले लैंग्वेज आती है। अब उन्होंने ये बात क्यों कही? मैंने आपको बताया था SCL, लैंग्वेज पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, तो वो तो बोलेंगे कि लैंग्वेज पहले आती है और देन थॉट्स डेवलप होते हैं। इसके अलावा क्या डिफरेंस है? पियाजे ने शिक्षा और संस्कृति, एजुकेशन और कल्चर की कोई भूमिका नहीं यहाँ पर दिखाई है, और वाइगोस्की ने कल्चर पर जोर दिया है, सोसाइटी पर भी जोर दिया है। संज्ञानात्मक विकास वातावरण को एक्सप्लोर करने से होता है। पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चा अपने आसपास एक्सप्लोर करता है, तब वो सीखता है, तब उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है। जबकि वाइगोस्की क्या कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास होता है सोशल फैक्टर से, लैंग्वेज के थ्रू। तो ये था डिफरेंस पियाजे और वाइगोस्की की थ्योरी में। अब आता है आपका अगला टॉपिक, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। टीचर सेंटर्ड क्या होता है? जब टीचर सेंटर में टीचर को ध्यान में रखकर सारी एक्टिविटीज़ वगैरह प्लान की जाती है। और चाइल्ड सेंटर्ड होता है जिसमें बच्चा सेंटर में बच्चे को ध्यान में रख के उसी के अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटीज़ प्लान की जा रही हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। फोकस किस पे करती है? तो बच्चे की जो करंट लाइफ है, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, बच्चा सेंटर में होता है। उसकी स्किल्स को निखारा जाता है, उसकी चॉइस को महत्व दिया जाता है। एक टर्म है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या कि हर एक बच्चे का व्यक्तिगत अस्तित्व है, हर एक बच्चा यूनिक है, तो आपको काम करना हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक क्लास में डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होते हैं, सबकी रुचि अलग होती है, सबकी योग्यताएं अलग होती है, तो उन सब के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। इसी को बोलेंगे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसे विभेदित अनुक्रम। अब आती है क्वालिटीज़ क्या हैं प्रोग्रेसिव स्कूल की। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो प्रोग्रेसिव स्कूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये करंट लाइफ पर ही फोकस करता है। लर्निंग बाय डूइंग इसमें होती है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं, कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क होता है यहाँ पर। और ज़रूरी नहीं है किताबें अधिगम का एकमात्र स्रोत हैं, बच्चा अपने आसपास एक्सप्लोर कर सकता है, खुद लर्निंग बाय डूइंग करके सीख सकता है। अब जॉन डुई जहाँ पर भी आ जाए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इनसे रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसने दी, तो जॉन डुई ने दी, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इन्होंने क्या कहा कि क्लास में क्या होनी चाहिए? डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और बच्चा
एक्टिव होकर सीखे, लर्निंग बाय डूइंग करे, उसके एक्सपीरियंसेस को भी महत्व दिया जाए। रूसो इस बारे में क्या विचार रखते हैं वो जान लेते हैं। इनके अनुसार बच्चा शैतान नहीं है। ओके। और इन्होंने कहा कि विकास स्टेजेस में होता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पढ़ानी है जो उसकी कैपेसिटी के बाहर हो, जो भी करवाया जाएगा उसके लेवल के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। और इनके अकॉर्डिंग बच्चे क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं, प्योर होते हैं। फ्रेडरिक फ्रोबेल, इन्होंने क्या दिया, किंडरगार्टन मेथड दिया था इन्होंने, जिसे प्लेवे मेथड भी कहते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये आदर्शवाद में विश्वास रखते थे। इन्होंने खेल को इस रूप में देखा जिसमें बच्चे अपने अंदर के नेचर को एक्सटर्नलाइज कर पाएँ और सोशलाइज्ड जो रोल्स हैं उनको अडाप्ट कर पाएँ, एक्सेप्ट कर पाएँ। अब है मोंटेसरी मेथड। ये क्या था, इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी और के द्वारा एजुकेट नहीं किया जा सकता है, बल्कि वो वातावरण से सीखता है, खुद सीख लेता है। तो अगर वो खुद सीख लेता है तो ठीक है, वरना फिर वो कभी नहीं सीखेगा। ये बात इन्होंने कही थी। अब आता है अगला टॉपिक, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस के बारे में जान लेते हैं। आईक्यू, जिसकी फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट कोशेंट, किसने दी टर्म, विलियम स्टर्न ने दी। इतने फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। अब है एक फॉर्मूला आईक्यू का, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, MA/CA/100। MA क्या है, मेंटल एज है, CA क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है। क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु, बच्चा जितने साल का है वो होती है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज। फॉर एग्जांपल आप 15 साल के, तो ये क्या हो गई, आपकी वास्तविक आयु हो गई। लेकिन आप 15 साल से ज़्यादा के उम्र के बच्चे क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, अपने से बड़े लेवल के, तो वो क्या है, वो है आपकी मेंटल एज। ओके। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंटेलिजेंट किसको मानेंगे आप, इंटेलिजेंस है क्या, तो अपने अनुभवों से सीखना इंटेलिजेंस है। क्रिएटिविटी, इंटरपर्सनल स्किल्स होती है कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ, एक दूसरे को अपनी बात समझा पाएँ, अपनी बातें रख पाएँ। निर्णय लेने की क्षमता भी इंटेलिजेंस है। किसी भी सिचुएशन में अडाप्ट आप कर सकते हैं, ये भी आपकी इंटेलिजेंस है। आईक्यू क्लासिफिकेशन, इसमें आपको पूरी टेबल आपको याद नहीं करनी है, आपको गिफ्टेड बच्चों का याद रखना है। इसके अलावा आपको एवरेज 90 से 109 ये आपको याद रखना है बस। अब आती है मेन थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, एक एक करके सारी थ्योरीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। तो चलिए पहली थ्योरी से शुरू करते हैं, यूनिफैक्टर थ्योरी, जो कि अल्फ्रेड बिने ने दी थी। इन्होंने एक फैक्टर की बात की, यूनिफैक्टर नाम ही इसीलिए है इसका, एक कारक सिद्धांत। जी फैक्टर की, किसकी बात की, जी फैक्टर की, यानी कि जनरल फैक्टर की। और जो अल्फ्रेड बिने हैं, इन्होंने मेंटल एज का भी कॉन्सेप्ट दिया है। थ्योरी के अनुसार क्या है कि या तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा या फिर हर जगह फेल होगा, यानी कि बस एक ही फैक्टर काम करता है और वो है जनरल फैक्टर। अब आती है अगली थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, किसने दी, स्पीयरमैन ने दी। इन्हें फैक्टर एनालिसिस का भी जनक कहा जाता है। और ये किससे प्रभावित थे, गाल्टन और वुंट से। इतने फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, मेन जो है वो है, इन्होंने दो फैक्टर कौन से दिए, एक तो जनरल फैक्टर और एक स्पेसिफिक फैक्टर। फ़र्क क्या दोनों में, विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, क्या है वो इनका स्पेसिफिक फैक्टर है, लेकिन वो कोई और भी तो गेम्स खेल सकते हैं ना, कुछ भी खेल सकते हैं बाकी गेम्स भी, वो हो जाएगा उनका जनरल फैक्टर। अब जनरल और स्पेसिफिक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जनरल को आप ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इससे प्रभावित नहीं करते हैं, जबकि जो स्पेसिफिक है वो उसमें चेंज लाया जा सकता है, ट्रेनिंग और एजुकेशन का वहाँ पर प्रभाव पड़ता है। और जो जनरल है, इसका यूज़ किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में होता है। और ये किससे रिलेटेड है, मेन यहाँ पर जो टर्म है वो है हेरिडिटी, तभी तो इसे चेंज नहीं किया जा सकता। जबकि ये किससे रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इसीलिए इसमें चेंज लाया जा सकता है। अब है अगली थ्योरी। अब स्पीयरमैन ने बुद्धि का एक और खंड बताया, ग्रुप फैक्टर। क्या बताया, ग्रुप फैक्टर बताया। ग्रुप फैक्टर एक थ्योरी है जो कि दी थी किसने, थर्स्टन ने दी थी। इसे हम PMA के नाम से भी जानते हैं। फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। अब इन्होंने कितनी बताई, तो इन्होंने 7 बताई। चलिए जान लेते हैं।
कि 7 कौन कौन सी बताई इन्होंने, नाम आपको पता होने चाहिए। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन एक, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, एसोसिएटिव मेमोरी, वर्ड फ्लुएंसी, परसेप्चुअल स्पीड। इनके बारे में कुछ कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। अगली जो थ्योरी है वो है स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्किक थ्योरी। इन्होंने क्या दिया, पीसीए दिया इन्होंने। पीसीए से ही आपको याद रखना है, या आप कुछ भी अपना भी बना सकते हैं। प्रैक्टिकल क्रिएटिव एनालिटिकल इंटेलिजेंस। अब इनके कुछ एक्स्ट्रा नाम भी हैं। कौन कौन से? प्रैक्टिकल को तो बोल देते कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस, और क्रिएटिव को बोलते हैं एक्सपीरियंशियल। इसमें बच्चे गलती करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एक्सपीरियंशियल है, ना कि एक्सपेरिमेंटल। एनालिटिकल को हम बोल देते कॉम्पोनेंशियल। अब है अगली थ्योरी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, जिसका आपके सिलेबस में अलग से टॉपिक दिया हुआ है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। तो यही थ्योरी है होवार्ड गार्डनर की थ्योरी। तो चलिए सबसे पहले उसी थ्योरी के बारे में जानते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इन्होंने कौन कौन से टाइप्स बताए? इन्होंने बताए विजुअल स्पेशियल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। लिंग्विस्टिक वर्बल, विजुअल स्पेशियल जिसका विज़न बेहतर है, और इसमें कौन कौन आ जाएंगे? मूर्तिकार आ जाएगा, आर्किटेक्ट आ जाएगा, इंटीरियर डेकोरेटर आ जाएगा। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से रिलेटेड है, आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। इंटरपर्सनल क्या है? एक दूसरे को बेहतर समझने की क्षमता। ये दो चीज़ है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल होता है एक दूसरे से, और इंट्रा होता है खुद को जो बेहतर जान पाए, जैसे फिलोसफर होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। अगला है लॉजिकल मैथमेटिकल, यहाँ पर लॉजिक की बात आ जाती है, मैथ्स की बात आ जाती है। म्यूजिकल, जिसे म्यूज़िक की अच्छी समझ है। बॉडीली काइनेस्थेटिक, जो कि बॉडीली एक्टिव रहता है, जैसे कि डांसर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। और नेचुरलिस्टिक, नाम से ही पता चल रहा है नेचर की जिसे अच्छी समझ है। अब इस थ्योरी की ना आलोचनाएं भी की जाती है, क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि एविडेंसेस की कमी रही है यहाँ पर, और इन्होंने जो 8 प्रकार की इंटेलिजेंस बताई है वो कहीं ना कहीं जनरल एबिलिटी से जुड़ी हुई नहीं है। तीसरी जो आलोचना की जाती है वो इसलिए क्योंकि 8 प्रकार की जो इंटेलिजेंस है ना, आप उसे मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई टेस्ट ही नहीं है, तो मेज़र कैसे करेंगे आप इसको? तो ये थी वो थ्योरी। एक और थ्योरी है जो कि है थॉर्नडाइक की थ्योरी। एनार्किक थ्योरी भी इसका दूसरा नाम है, और मल्टीपल फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस के बाद आते हैं मल्टीपल फैक्टर थ्योरी पर। इन्होंने कौन से टाइप्स बताए हैं? इन्होंने बताए हैं SCA। ये 3 टाइप्स आपको याद रखने हैं, नाम आपको पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ए से है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में आप जानते ही हैं। अब कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, इसके बारे में भी जानते हैं। और सोशल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू कम्युनिकेट। इसके अलावा इन्होंने बताया एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस। किसने? थॉर्नडाइक ने। नाम आपको पता होने चाहिए, लेवल, रेंज, एरिया और स्पीड। ये 4 एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं। तो ये वाली थ्योरी हमने जान ही ली है। अब बात करते हैं अगली थ्योरी की, क्रिस्टल एंड फ्लूइड थ्योरी, जो कि दी है कैटल ने। किसने? कैटल ने। दो ही चीज़ों की बात है, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टल इंटेलिजेंस, हिंदी में तरल एवं ठोस बुद्धि। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है? जिस एबिलिटी का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट मोमेंट में निर्णय लेने के लिए। किसकी बात है? प्रेजेंट। और ये किससे रिलेटेड है? ये हेरेडिटी से रिलेटेड है, याद रखना। किससे जुड़ी हुई है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी हुई है। तो इसमें बस ये 2-3 बातें ध्यान रखने की हैं। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ये क्या है? प्रॉब्लम्स को पुराने अनुभवों के आधार पर सोल्व किया जाता है इसमें, और ये हमेशा बढ़ती रहती है। ये हेरेडिटी से संबंधित नहीं है, और इसको गेन किया जाता है, फैक्ट्स के बेसिस पर ये काम करती है। अब बात करते हैं अगली थ्योरी की, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस या 3D मॉडल। गिलफर्ड ने इसे दिया है। CPO या PCO से आप इसके टाइप्स को याद रख सकते हैं, प्रोडक्ट्स, कंटेंट, ऑपरेशंस। और 3 डायमेंशन में कितने प्रकार की बुद्धि है? 180 प्रकार की बुद्धि है। इसका अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए तो 5 × 6 × 6 ये इस तरीके से बनी है।
सबसे पहले ये थी 120, उससे हुई ये 150 और 150 से हो गई कितने अब 180 प्रेजेंट में। अगली जो थ्योरी है वो है हायरार्किकल थ्योरी। वर्नन ने इसको दिया है, बर्ट और वर्नन ने। अब इसमें क्या है, इसमें एक जनरल एबिलिटी की बात है जिसको कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। इससे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेन जो थ्योरी वो आपकी गार्डनर की है, उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज एंड थॉट, जो कि आपके सिलेबस में दिया है। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? सोशल फैक्टर्स, आपका समाज कैसा है, एजुकेशनल फैक्टर्स, एजुकेशन कैसी मिली है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, भाई जन्म से अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है या कुछ और प्रॉब्लम रही है तो उससे भी तो आपकी लैंग्वेज इफेक्ट होती है। अब स्टेजेस बताई गई है लैंग्वेज एक्विजिशन की। क्विंग, बच्चा आ मा पा ऐसे ऐसे शब्द बोलता है, बैबलिंग करता वो बाबा बाबा ऐसे। वन वर्ड स्टेज आती है, इसके बाद एक एक वर्ड वो बोलने लगता है। फिर 2 वर्ड स्टेज आ जाती है। फिर आता है लॉन्गर अट्रेंसेस, जब वो 5,000 से ज़्यादा वो कैब उसकी 50,000 से ज़्यादा वो कैब उसकी हो जाती है। और ये एज दी हुई है, एज इतनी आपको ध्यान में नहीं रखनी है क्योंकि एज से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब पियाजे और वाइगोस्की, लैंग्वेज पर इन्होंने भी बात की है तो इनके विचार जानना बहुत ज़रूरी है। पियाजे के बारे में आप जानते ही हैं, पहले विचार फिर भाषा। और वाइगोस्की क्या कहते हैं कि पहले भाषा फिर विचार। पियाजे कहते हैं कि लैंग्वेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि इन्होंने लैंग्वेज को माना है, बहुत माना। तभी हमने क्या लिखा था, SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। अब है BF स्किनर, बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी। ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। जानते हैं ये लैंग्वेज के बारे में क्या कहते थे? इन्होंने कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की है। ये थ्योरी आप DSSB के लिए पढ़ेंगे। इमिटेशन के थ्रू भाषा सीखते हैं, ये कहते हैं बिहेवियरिस्ट। भाषा विकास की बात इन्होंने अपने बुक वर्बल बिहेवियर में भी की है। बुक का नाम आपसे नहीं पूछेंगे। यदि बच्चे को पुनर्बलन, अब पुनर्बलन क्या होता है? मान लो अगर बच्चे ने अच्छा किया तो आप उसको बोल देते गुड, वेरी गुड, क्लैप कर देते हैं, तो ये क्या है, ये पुनर्बलन है। तो वो भाषा जल्दी सीख लेगा अगर आप उसको पुनर्बलन करते हैं। एसोसिएशन के थ्रू भाषा आती है, ये बिहेवियरिस्ट BF स्किनर मानते हैं। एक नोम चोम्स्की भी हैं जिन्होंने भाषा के ऊपर बात की है। इनके अनुसार भाषा में एक बच्चे में एक इन्नेट एबिलिटी होती है, एक आंतरिक योग्यता होती है। इनके अनुसार बच्चे में क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, LAD की इन्होंने बात की है। और ये डिवाइस जो होता है भाषा सीखने में बच्चे की हेल्प करता है। अब जो नई लैंग्वेज हम सीखते नहीं हैं, नेचुरली एक्वायर करते हैं। सभी ह्यूमंस में क्या होता है, एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है, UG। तो इन्होंने किसकी बात की है, LAD की बात की है इन्होंने, और यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है, UG। तो जब भी नोम चोम्स्की से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, LAD और UG आना चाहिए। जनरेटिव ग्रामर क्या होती है, बच्चे ग्रामर को जनरेट कर सकते हैं आप। तो ये थे आज के टॉपिक्स। आज के 5 टॉपिक्स हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए गए थे। कौन कौन से? सबसे पहले हमने की पियाजे की थ्योरी, फिर कोलबर्ग की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी। उसके बाद हमने चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में जाना। फिर हमने क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस जाना। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, जो कि गार्डनर ने अलग अलग प्रकार की 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, उसके बारे में जाना। और अब लास्ट में हमने किसके बारे में जान लिया है, लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में जान लिया है। तो ये थी आपकी दूसरी मैराथन। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। और अगर आप इतना कर लेते हैं, इसके बाद आपको मिलेंगी 3 मैराथन और। इन 5 मैराथन में आपका CDP का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने भी इतना पढ़ा और उसी से मेरे 118 नंबर आए हैं, इसीलिए मैं आपको ये बात बोल रही हूँ। तो आपको ज़्यादा वास्ट नहीं पढ़ना है, बस आप पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस कवर कीजिए फटाफट, और उसके बाद जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, बायजूस, टेस्ट बुक, जहाँ पर भी आपको अच्छे लगते हैं।
क्योंकि मेन प्रैक्टिस है। एक कंप्लीट मॉक आप हर संडे ज़रूर लगाएं, बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में, मैराथन नंबर 3 में। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही नोट्स के लिए। थैंक यू।